हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। तो लाइफ में ना कोई आपको प्लेट में परोसने नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ है तो आपको ही चेंज करना पड़ेगी। ये आपकी लाइफ है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, ठीक है। तो आपकी लाइफ है तो आपको खुद चेंज करना पड़ेगी। जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने, एम्बिशंस है, कुछ भी है यार, जो आपकी हॉबीज़ हैं, अगर कुछ करना है ना, आपको कोई भी चेंज लाना है तो वो सिर्फ आप ही ला सकते हैं अपनी लाइफ में, और कोई नहीं ला सकता, ठीक है। और चेंज हमेशा याद रखना एक्शन से आते हैं। चेंज कभी प्लान से नहीं आते। आइडिया सबके पास है यार, आप किसी के पास भी चल जाओ, सबके भर भर के आइडियाज़ है। आइडियाज़ की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू आपके एक्शंस की, क्योंकि लोग एक्शंस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो एक्शन लीजिए, अपनी लाइफ चेंज करनी है, ठीक है। आइडिया से कुछ नहीं होता, एक्शन से ही आपकी लाइफ चेंज होगी, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच एथलीट इज मोस्ट रिटन अबाउट एथलीट इन द ईयर 2022। तो मोस्ट रिटन अबाउट का मतलब है कि कौन से जो एथलीट हैं वो सबसे ज़्यादा मैगजीन हो गए, न्यूज़पेपर में हो गए, उनके ऊपर आर्टिकल पब्लिश हुए। इसका मतलब यही है, मोस्ट रिटन का मतलब है कि आपके आर्टिकल्स किसके बारे में सबसे ज़्यादा छपे हैं, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगजीन हो, या फिर कहीं और भी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया के नीरज चोपड़ा, ठीक है। उन्होंने टॉप किया, उन्होंने इस बार उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। वरना हर बार उसेन बोल्ट ही टॉप करते थे। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने कंफर्म किया है कि जो नीरज चोपड़ा जी है ना, वो मोस्ट रिटन अबाउट एथलीट है इन द ईयर 2022, जिन्होंने हुसैन बोल्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। एज पर मीडिया एनालिसिस कंपनी, ठीक है, यूनिसेप्टा कंपनी है, ठीक है, जिसने ये डाटा निकाला है, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स सेड दैट 812 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं नीरज चोपड़ा के ऊपर, और उसेन बोल्ट के ऊपर सिर्फ 574 आर्टिकल्स ही पब्लिश हुए हैं इस साल, ठीक है। और आपको पता ही है कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है। और आपको पता है नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं। और नीरज चोपड़ा ने इसके अलावा वो रनर अप भी रहे थे वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी यूगेन और गेन में, ठीक है, जहाँ पे वो सेकंड इंडियन बने थे जिन्होंने ग्लोबल मेडल जीता था, ठीक है, आफ्टर अंजू बॉबी। और जो अंजू बॉबी थे, इन्होंने सिर्फ 2003 में मेडल जीता था, वो भी ब्राउन्स, ठीक है। और नीरज चोपड़ा ने ग्लोबल मेडल जीता और रनर अप रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वो पहले एथलीट बने थे हमारी कंट्री से जिन्होंने डायमंड लीग फाइनल भी जीता था इन जेवलिन थ्रो। तो मतलब काफ़ी बहुत बेस्ट स्पोर्ट्समैन है नीरज चोपड़ा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे अभी आप। और वर्ल्ड एथलेटिक के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है सेबेस्टियन को, ठीक है। और इसके अलावा हम एक और न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं कि पीटी उषा जी हैं जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु विन आई इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022। तो इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 जीता है आपका एनएमडीसी ने, ठीक है। नेशनल माइनर्स है, माइनर्स होते हैं जो खोदते हैं, ठीक है, जो आयरन और या फिर कुछ भी जो चीज़ें खोद के निकाली जाती है, ठीक है। तो नेशनल माइनर एनएमडीसी ने जीत लिया है कोवेटेड आईईआई इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 इन चेन्नई, ठीक है। और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ के, आयरन ओर के इन दी कंट्री, एंड वाज फैसिलिटेटर 30, और ये 37th इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस थी, ठीक है, फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके अलावा और डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए मैंने पीछे लगाया NHIDCL और IGNCEA। तो आपको पता ही है कि जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, हमने कल भी डिस्कस किया था, इन्होंने MU साइन किया हुआ है CISR ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के साथ, ठीक है। और NHIDCL ने MOU साइन किया NIT मणिपुर के बाद साथ, ठीक है। और आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया था नमामि गंगे इनिशिएटिव को वर्ल्ड के टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये सब पुराना पढ़ा रखा है मैंने आपको, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं अवार्ड मिल रहा है IEI, ठीक है, 37th इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस से। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन गेट इट्स फर्स्ट एवर GI टैग टू इट्स रक्सेस कार्पो एप्रिकोट। एप्रिकोट एक फ्रूट होता है जिसे हम खुबानी भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। आप सबने खाया होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में। तो उसे GI टैग मिल गया है। तो वो कहाँ का फ्रूट है, तो वो है आपका लद्दाख का, ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। लद्दाख गोट इट्स फर्स्ट एवर जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू इट्स रक्सतेस कार्पो एप्रिको, ठीक है। और ये मिला कितने साल के लिए, तो 20 साल के लिए मिला है, कुछ टाइम पीरियड के लिए मिलता है ना GI टैग, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप।
जो 9 आइटम्स अभी गवर्नमेंट ने 9 आइटम को जीआई टैग्स दिया है, तो उसमें से एक ये भी है, ठीक है। और लद्दाख ग्रो मोर देन 30, लद्दाख में 30 टाइप से ज़्यादा के एप्रिकॉट उगाए जाते हैं, लेकिन ये जो है रक्त से कार्पो वेराइटी ये यूनिक है, इसीलिए इसे जीआई टैग मिला है, ठीक है। एप्रिकॉट इज द मेजर फ्रूट ऑफ लद्दाख विच लार्ज स्केल कल्टीवेशन बोथ ले एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट among the 9 fruit among in लद्दाख, ठीक है। एप्रिकॉट इज बीइंग प्रमोटेड अंडर, और जो आपका ये एप्रिकॉट है ये लद्दाख में अंडर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंडर भी सेल होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि जो असम का गमछा है उसे भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। और ये आपकी खुबानी इस तरह की होती है, आप देख सकते हैं फोटो में, इसे एप्रिकॉट कहते हैं इंग्लिश में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड कर रहा है कि वो ना टैक्स रिड्यूस कर देंगे इथाइल अल्कोहल का फ्रॉम 18% टू, तो उनका ये कहना है कि वो इथाइल अल्कोहल पे जो जीएसटी लगता था 18% से उसे उठा के अब 5% पे ला देंगे, ठीक है। इथाइल अल्कोहल क्या होता है, जिसे आप इथेनॉल कहते हैं ना, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल एक ही चीज़ होती है। आपने 10th क्लास की अपनी एनसीईआरटी की बुक में आपने ज़रूर पढ़ा होगा इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल वही प्रोडक्ट है जो आपकी सारी ड्रिंक्स में मिलाया जाता है, जितने भी आपकी मैंने सारी ड्रिंक्स से मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आपकी ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उन सब में इथेनॉल होता है। ऐसी कोई अल्कोहल की ड्रिंक नहीं है जिसमें आपको इथेनॉल नहीं है, वो सारी इथेनॉल से ही बनती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा। तो ये जीएसटी स्लैब अभी 5% पे ला दिया गया है, ठीक है। तो अभी ना जीएसटी की काउंसिल चल रही थी, अभी 48 जीएसटी काउंसिल चल रही थी, जिसे हेड कर रहे थे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस साल जीएसटी काउंसिल को कि उन्होंने रिड्यूस कर दिया टैक्स रेट ऑन इथाइल अल्कोहल फ्रॉम 18% टू 5%। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो 18 से 5% टैक्स क्यों करना चाहते हैं इतना कम। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि इंडिया ने टारगेट बनाया था कि वो जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल आपके पेट्रोल में ना वो ब्लेंड करेंगे, मतलब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएं। अगर मान लीजिए 90% पेट्रोल है तो उसमें अगर 10% भी आप इथेनॉल मिला लेते हैं ना, तो आपको सोचिए कि कितना इंपोर्ट बच गया बाहर के फॉरेन कंट्री से। क्योंकि इंडिया का मेजर जो फॉरेन रिजर्व है ना, वो पता है कहाँ पे जा रहा है, सिर्फ तेल खरीदने में बाहर से। तो अगर हम बाहर से इतना तेल खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हमारा सारा फॉरेन रिजर्व तो बाहर ही चले जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लाया था कि अगर अगर हम 10% भी पेट्रोल में इथेनॉल मिला पाए, ठीक है, और उससे आपकी गाड़ियाँ स्मूथली चल पाए, तो मतलब इंडिया का बहुत सारा फॉरेन रिजर्व बच जाएगा। लेकिन अभी 10% पे तो हम काम कर ही रहे हैं, 21-22 पे ये चल रहा है अभी 10% वाला, ठीक है। लेकिन अभी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि 2030 तक इंडिया को 20% इथेनॉल ब्लेंड करना है, ठीक है, किसमें, आपके पेट्रोल में। तो अगर 20% करना है तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है कि उन्होंने 18% से हटा के इथेनॉल को 5% पे ला दिया है, ताकि गवर्नमेंट इजीली अपना इनिशिएटिव पूरा कर सके, ठीक है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यार। अगर 20% मिला दिया जाएगा ना, आप सोचो, और 80% उसमें पेट्रोल हो, तो इंडिया कितने कितने डॉलर्स मतलब सेव कर सकता है, ठीक है, फॉरन अपने रिजर्व के, ठीक है। तो सप्लाई टू रिफाइनरी फॉर ब्लेंडिंग विद मोटर स्पिरिट, जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। दिस विल फर्दर प्रमोट एफर्ट एंड ब्लेंडिंग एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्टेड क्रूड एंड सेफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको बताई, ठीक है। गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम है EBP, इसका फुल फॉर्म है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और ये मैंने लिख भी रखा है कि अभी 10% अभी अचीव हो चुका है, अभी हमें 20% करना है 2030 तक, ठीक है। और वही 48 जीएसटी काउंसिल के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। इथेनॉल के बारे में जान लेते हैं यार। जैसे कि मैंने आपको बताया, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल एक ही चीज़ है जी, ठीक है। और ये सभी जो अल्कोहल की ड्रिंक्स होती है उसमें इथेनॉल ही डलता है, ठीक है। और गेन अल्कोहल या ड्रिंकिंग अल्कोहल या सिंपली हम इसे अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इट इज़ ए अल्कोहल विद, इसका केमिकल फार्मूला भी याद रख लीजिएगा। इथेनॉल का केमिकल फार्मूला हो जाएगा इसका C2H6O, ठीक है। और इस फार्मूला को लिखते कैसे हैं, तो ये लिख रखा है मैंने CH3CH2OH, और या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम C2H5 या OH। तो हो जाते हैं कभी कभी कुछ एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे साइंस के क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं या केमिकल फार्मूला, तो याद रखेंगे इथेनॉल का है C2H6O, ठीक है। और इसके अलावा हम जीएसटी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जीएसटी की 4 स्लैब्स होती हैं, ठीक है, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी काउंसिल बनी थी आपकी आर्टिकल 279A1 के अंडर। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था और कहा गया था कि जो जीएसटी काउंसिल है हैज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूट बाय द प्रेसिडेंट विद इन दी 60 डेज़।
ऑफ द अमेंडमेंट, ठीक है। तो 60 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को जीएसटी काउंसिल बनानी थी, ठीक है, और अभी बन चुकी है। और अभी तो 48th मीटिंग चल रही थी जीएसटी काउंसिल की, ठीक है, जहाँ पे ये डिसाइड किया गया एज पर आर्टिकल 279A ऑफ द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन द जीएसटी काउंसिल विच विल बी जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड, ठीक है, ये जॉइंट फोरम है सेंटर और स्टेट की, ठीक है। और इसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं इसके, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो इसकी चेयरपर्सन होती है, ठीक है, जीएसटी काउंसिल की। आपसे पूछ सकते हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन है कि हु इज़ अ चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, तो डायरेक्ट आंसर देना है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, इसकी चेयरपर्सन होती है। सेकंड है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसके मेंबर हैं, ठीक है, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस मेंबर, द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाई ईच स्टेट गवर्नमेंट मेंबर्स, ठीक है। तो ये सब इसके मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल के। और आप ये देख सकते हैं यार जीएसटी की स्लैब्स, ठीक है, 0% है, मतलब कोई जीएसटी नहीं लगता। और ये 0% किस पे होता है आपका, जैसे दूध हो गया, अंडे हो गए, ठीक है, या फिर कोई दालें होगी, ठीक है। 5% का आपका लगता है जैसे शुगर पे, स्पाइसेस पे, टी पे। 12% पे लगता है आपका कंप्यूटर प्रोसेस फूड जो होता है, प्रोसेस फूड जो आप खाते हैं, ठीक है, पैक्ड फूड। और 18% फिर स्कूल बैग, 28% होता है आपका लग्जरी आइटम में, ठीक है, जैसे एयर कंडीशन वगैरह, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी ने इनोग्रेट किया है 300 बेड का हॉस्पिटल, कहाँ पे, तो इन्होंने ये इनोग्रेट किया है आपका NSNIS में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने ये इनोग्रेट किया है आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इन पटियाला। तो पटियाला में इन्होंने 300 बेड का हॉस्पिटल इनोग्रेट किया है और इसकी कॉस्ट आई 26.77 करोड़ इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने हॉस्टल भी इनोग्रेट किए हैं जो कि डेडिकेटेड टू इंडियन लेजेंडरी हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद एंड स्प्रिंटर पीटी उषा जी को, ठीक है। और इनकी रिनोवेट और अपग्रेड करने में कॉस्ट आई 5.25 करोड़, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने, आपको पता है कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि इन्होंने अनवील करी है हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी न्यू दिल्ली में, ठीक है, जो कि होने वाला है आपका 2023 में ओडिशा में, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इनोग्रेट करते हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे। 6 क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2022 बिगेन इन उमरोई मेघालय। तो मेघालय में काजिंद एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। काजिंद से मैं आपको नाम से बता देता हूँ, देखिए काजिंद लिखा हुआ है नाम, ठीक है। KAZ से है कजाकिस्तान और IND से है इंडिया। तो कई बार बहुत ईजी होता है, ब्रेक करके भी आपको एक्सरसाइज के कंट्रीज़ के नाम पता चल जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ है आपका कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है। तो ये 6th एडिशन था इंडो कजाकिस्तान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिंद इज कंडक्टेड इन उमरोई मेघालय, ठीक है। और 15 से 28 दिसंबर तक चलने वाली है, ठीक है। ये जॉइंट एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है विद दी कजाकिस्तान आर्मी वाज इंस्टीट्यूटेड, ये 2016 से चल रही है, ठीक है। बट उस टाइम 2016 में इसका नाम होता था प्रबल दोस्त, ठीक है, प्रबल दोस्ती ऐसा इसका नाम था। लेकिन 2018 में इसका नाम चेंज करके इसे कंपनी लेवल एक्सरसाइज बनाया गया और इसका नाम चेंज करके एक्सरसाइज काजिंद रख दिया गया 2018 में। तभी अगर 2018 में तभी इसका 6th एडिशन है अभी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और कजाकिस्तान आर्मी सोल्जर्स, ठीक है, और इंडिया आर्मी की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं 11 गोरखा राइफल्स, ठीक है। और इसका एम है था कि बिल्ड किया जाए पॉजिटिव मिलिट्री रिलेशन दोनों कंट्री के बीच में, ठीक है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज हो, ठीक है। कजाकिस्तान की आपकी कैपिटल है अस्ताना, कजाकिस्तान की करेंसी है कजाकिस्तानी टेंजे, ठीक है। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने विश किया कजाकिस्तान को ऑन देयर इंडिपेंडेंस डे। उनका इंडिपेंडेंस डे होता है 16 दिसंबर को, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और हमने कल भी परसों में अभी डिस्कस किया कि 16 एडिशन चल रहा है इंडो नेपाल जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज सूर्य किरण, ठीक है। तो इसका ये 16 एडिशन चल रहा है और ये कहाँ पे हो रही थी, तो ये हो रही है आपकी नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में शालजेहंदा नेपाल में, ठीक है। तो ये भी ध्यान, एक्सरसाइज सूर्य किरण इंडिया नेपाल की हो जाएगी, ठीक है। एक्सरसाइज काजिन कजाकिस्तान और इंडिया की हो जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिन 2022 टू बिगेन इन उमरोई मेघालय, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नेम 2022 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर। तो WTA मतलब वुमेन टेनिस एसोसिएशन की प्लेयर कौन बन चुकी है, तो ये बनी है आपकी इगा स्वाइतेक, ठीक है। वुमेन टेनिस एसोसिएशन हैव रिवील देयर 2022 WTA अवार्ड विनर्स, ठीक है। और इसमें वर्ल्ड नंबर 1 इगा स्वाइतेक बनी है प्लेयर ऑफ द ईयर। इगा स्वाइतेक जो आपकी ना पोलिश मतलब पोलैंड से बिलोंग करती है, ठीक है, पोलिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है और अभी वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रही है, ठीक है। और इसके अलावा इगा स्वाइतिक ने 3 टाइम
ये मेजर सिंगल चैम्पियनशिप भी जीती है, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता 2020 में। 2022 में इन्होंने देखिए 2 बड़े मैच जीते हैं, एक फ्रेंच ओपन जीता है, एक यूएस ओपन जीता है, ठीक है। पोलैंड की कैपिटल क्या हो जी कि वारसा इसकी कैपिटल है। और करेंसी की बात करें तो ज़्लोटी इज़ ऑफिशियल करेंसी एंड लीगल टेंडर ऑफ पोलैंड, तो ध्यान रखिएगा। और ये आपकी ईगा स्वाइतिक, ठीक है। इन्होंने आपका फ्रेंच ओपन है और यूएस ओपन जीता है 2022 में, ठीक है। और अभी ये वुमेन टेनिस एसोसिएशन की नंबर 1 प्लेयर भी बन गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आप ये देख सकते हैं पोलैंड को मैप में, ठीक है। पोलैंड की कैपिटल वारसा, आप ये देख सकते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह टू अटेंड ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग इन कोलकाता। हाउ मैनी जोनल काउंसिल इंडिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोनल काउंसिल के बारे में बता रखा है, ठीक है। जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, वो अभी कोलकाता गए हैं, ठीक है। जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल है उसकी मीटिंग अटेंड करने, ठीक है। तो इसका आंसर है 5, ठीक है। ये पॉलिटी क्वेश्चन है कि कितनी जोनल काउंसिल है, तो 5 जोनल काउंसिल है इंडिया में, ठीक है। वैसे तो 6 है बट मेनली 5 है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल में, ठीक है। तो उन्हें रिसीव, जो अमित शाह भी गए हैं, तो उन्हें रिसीव किया वहाँ की वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने, ठीक है। और वहाँ पे और भी ईस्टर्न जोनल काउंसिल के चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट थे, ठीक है। जोनल काउंसिल, अब देखिए, अब ज़रूरी बात सुनिएगा। जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इट जोनल काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। 2013 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ रखा है, वहाँ पे पूछा था कि ये जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती पहले से, ठीक है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, ठीक है। कौन सा एक्ट था वो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। तो कौन सा एक्ट से बनी है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 से बनी है, ठीक है। और इस एक्ट ने डिवाइड किया था कंट्री को 5 जोन में, ठीक है। नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न, 5 जोन हो गए। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया जो है ना उसके 5 जोन में है, ठीक है। 5 जोनल काउंसिल है इंडिया में, ठीक है। और ये कौन सा एक्ट है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। इसके अंडर 5 ही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और कौन से फैक्टर में डिवाइड किया था, तो बहुत सारे फैक्टर देखे गए थे, जैसे कि नेचुरल डिवीजन ऑफ द कंट्री है ना, रिवन सिस्टम एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चर के जगह का, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, लोड, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी ये 5 जोनल काउंसिल बनाई गई है, ठीक है। अब इनके अलावा ये 5 तो है ही है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल, स्पेशली नॉर्थ की तरफ ध्यान देने के लिए, नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान देने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी क्रिएट की गई है, लेकिन उसका एक्ट अलग है। उसका एक्ट है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे ना जोनल काउंसिल कितनी है, तो जोनल काउंसिल 5 ही बतानी है, ये नहीं बोलना कि 6 है, ठीक है। क्योंकि ये जो भी बनी है ना, ये बनी है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 से, और ये वाली बनी है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 से। तो इस बात, दोनों बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम मेंबर भी डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के मेंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मतलब नॉर्थ ईस्ट की जो भी 8 स्टेट है ना, वो सब इसकी मेंबर है नॉर्थ ईस्टर्न की, ठीक है। अब हम बाकी इंडिया की डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, ठीक है, नॉर्थ में आपका ये ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे बात आती है कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, ठीक है, और चंडीगढ़। तो ये जो जगह है ना 6-7, ठीक है, ये आपकी नॉर्थ में आती है। अब हम बात करते हैं आपकी सेंट्रल जोन की। सेंट्रल जोन में आता है आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। और फिर हम ईस्ट की बात कर लेते हैं आपकी। तो ईस्ट की बात आती है तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ठीक है। सिक्किम, आप ध्यान रखिएगा, सिक्किम ईस्ट जोनल काउंसिल में भी आता है और सिक्किम आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में भी आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और आपकी वेस्ट जोनल काउंसिल की बात करें, ठीक है, तो उसमें आता है आपका गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, यूटी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, ठीक है। और हम साउथ की बात कर लेते हैं। साउथ में आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये सब आपके साउथ में आता है, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, जोनल काउंसिल की, ठीक है। तो उसके एक चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन कौन होते हैं उसके, यूनियन होम मिनिस्टर। अभी मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, तो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। और जोनल काउंसिल के क्या कहते हैं चेयरमैन कौन होते हैं, तो ये होता है आपके यूनियन होम मिनिस्टर। तभी अभी अमित शाह जी, आपको पता ही है, कोलकाता गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो चेयरमैन होते हैं, तो वही हेड करेंगे मीटिंग को, ठीक है। तो यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द ईच ऑफ दिस काउंसिल। जितनी भी काउंसिल है इन सब के चेयरमैन वही हैं, ठीक है। वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए नॉर्थ की कोई
है, ठीक है, नॉर्थ की कोई काउंसिल है तो उसके चेयरमैन होंगे वहाँ के सीएम, जैसे कि हिमाचल के सीएम, हरियाणा के सीएम, वहाँ के वाइस चेयरमैन होंगे, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंक्लूडेड ईच जोन एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल फॉर दैट जोन बाई रोटेशन, ठीक है। रोटेशन के हिसाब से किसी एक को पर्टिकुलर वाइस चेयरमैन बनाया जाता है, ठीक है। ईच होल्डिंग ऑफिस, और कोई भी जो भी वाइस चेयरमैन बनेगा ना चीफ मिनिस्टर उस जोन का, उसे 1 साल के लिए बनाया जाता है। ये भी ज़रूरी बात ध्यान रखनी। और मेंबर्स में आते हैं आपके, चीफ मिनिस्टर तो होंगे ही मेंबर, उसके अलावा 2 अदर मिनिस्टर होंगे जो कि नॉमिनेट करेंगे गवर्नर फ्रॉम ईच ऑफ द स्टेट, एंड 2 मेंबर फ्रॉम यूनियन टेरिटरी होंगे, ठीक है। एडवाइज़र की बात करें तो एक पर्सन नॉमिनेट किया जाएगा बाय नीति आयोग फॉर ईच ऑफ द जोनल काउंसिल, ठीक है। फिर चीफ सेक्रेटरीज होंगे और अनदर ऑफिसर डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है। तो ये सब होंगे और ये उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जोनल काउंसिल का, ठीक है। और ये आप देखिए जोनल काउंसिल, एक नॉर्थ है, सेंट्रल है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, साउदर्न है और नॉर्थ ईस्टर्न है। तो एक रफली मैप अपने दिमाग में याद रखेगा कि आपको उससे आइडिया लग जाएगा कौन सी स्टेट कहाँ पे बिलोंग करती है, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मावड़िया इनोग्रेटेड न्यू फैसिलिटी, नेशनल एनिमल रिसोर्सेज फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च इन विच प्लेस। तो ये अभी इनोग्रेट हुई है आपकी हैदराबाद में, ठीक है। ठीक है, और इनोग्रेट किया आपके डॉक्टर मनसुख मावड़िया ने, ठीक है। और द नेशनल फैसिलिटी इज लोकेटेड इन द जीनोम वैली हैदराबाद बायोटेक हब, ठीक है, स्प्रेड ओवर 100 एकड़ एंड 20 बिल्डिंग। द फैसिलिटी विल सर्व एज दी वन स्टॉप सेंटर फॉर बेसिक अप्लाइड एंड रेगुलेटरी एनिमल स्टडीज़ इन इंडिया, ठीक है। जो भी एनिमल स्टडीज़ होंगी, चाहे वो बेसिक हो, चाहे अप्लाइड हो या रेगुलेटरी हो, वो सब वहीं पे इसी सेंटर पे होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। द न्यू कैंपस विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन ensuring द अवेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एंड प्री क्लिनिकल टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग्स, वैक्सीन एंड डायग्नोसिस विद इन दी कंट्री। इसके अलावा आपको हमने कल ही पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने बल्क ड्रग पार्क भी इस्टेब्लिश कर रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अभी 3 बल्क ड्रग पार्क इस्टेब्लिश कर रही है, कहाँ कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, हिमाचल और गुजरात में। और ये भी इनोग्रेट किसने किए थे, डॉक्टर मनसुख मावड़िया ने। तो जो मिनिस्ट्री आप देखिएगा, डॉक्टर मनसुख मावड़िया का 2 डिपार्टमेंट है, एक मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर और दूसरा ये यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं। तो ये देख लीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा। और ये आप देख सकते हैं फोटो में। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप अंडर इंडियन प्रेसिडेंसी कहाँ पे हुई है। तो ये आपका हुई है मुंबई में, ठीक है। ठीक है, ये पहली मीटिंग है G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप। आप कंफ्यूज हो गए इतनी सारी मीटिंग के बारे में, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सारी G20 की मीटिंग अभी, ठीक है। तो ये पहली जो डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हो रही है, ये हो रही है आपकी मुंबई में, ठीक है। इंडिया की तरफ से G20 के शेरपा कौन है, तो है आपके अमिताभ कांत, ठीक है। ठीक है, और उदयपुर में कौन सी मीटिंग हुई थी, उदयपुर में हुई थी, राजस्थान में हुई थी आपकी फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग, ठीक है। और जो आपकी बेंगलुरु में हुई थी, अभी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था, वो हुई थी आपकी फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल डिप्यूटीज मीटिंग, ठीक है। ये 3 मीटिंग अब तक हो चुकी है, एक हुई है आपकी बेंगलुरु में, एक हुई है आपकी उदयपुर में और एक हुई है मुंबई में, ठीक है। इसके अलावा जो अपकमिंग है, जो मार्च अप्रैल में होने वाली है, अगले साल होने वाली है, उसमें सिक्किम जो है ना वो पहली स्टेट बनेगा नॉर्थ ईस्ट की जो होस्ट करेगा 2 मीटिंग बिजनेस B20 ऑन 16 मार्च 2023 एंड स्टार्टअप 20 ऑन 18 मार्च 2023, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। दिस मीटिंग विल बी अटेंडेड बाई अराउंड 80 डेलीगेट फ्रॉम G20 कंट्रीज, ठीक है। और ये आप ये देख सकते हैं, मुंबई वेलकम G20 डेलीगेट्स। तो गाइस, ये था आपका आज का करंट अफेयर सेक्शन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, ठीक है, और सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। मिलते हैं कल सुबह अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।